तो बेटा नेक्स्ट है हमारा लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने अलग अलग नोमेनक्लेचर किया था, आइसोमेरिज्म कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में नोमेनक्लेचर किया था, 4 में आइसोमेरिज्म किया था। वहां तक का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई थी बेटा, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। उन सभी थ्योरीज को हमें एक एक करके डिस्कवर करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस। सो द फर्स्ट थ्योरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट वाज बाय अल्फ्रेड वर्नर। तो जो पहली थ्योरी थी बेटा वो अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी। इसे वर्नर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड कौन से ईयर में दी थी? 1892 में। He performed various experiments। उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए टू शो दैट द सराउंडिंग एटम्स एग्जिस्ट, कि सराउंडिंग के अंदर भी एटम्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड रख रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सराउंडिंग के अंदर कोई एटम होगा ही नहीं। सराउंडिंग के अंदर भी एग्जिस्टेंस होगी। किसकी एग्जिस्टेंस होगी? एटम्स की। अराउंड सेंट्रल एटम। किसके अराउंड बेटा? सेंट्रल एटम के अराउंड। ही एक्चुअली कंडक्टेड पीपीटी स्टडीज। और एक्चुअली उन्होंने कौन सी स्टडीज में ऑब्जर्वेशंस निकाली थी? पीपीटी स्टडीज के अंदर, प्रेसिपिटेट स्टडीज के अंदर। तो प्रेसिपिटेट स्टडीज के अंदर उन्होंने क्या किया था? एक कंपाउंड लिया था COCl2, दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड। इसको रिएक्ट करवाया अमोनिया गैस के साथ। अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने देखा कि यहाँ पे CO, जब इसने एक प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया जिसके अंदर प्रेसिपिटेट, जब हमने इस रिएक्ट आगे रिएक्ट करवाएंगे बेटा इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास एक और प्रेसिपिटेट क्रिएट होगा AgCl। तो जब इन दोनों की रिएक्शंस इसने करवाई तो देखा कि हमारे पास एक कंपाउंड बना है जिसके अंदर Cl के 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 3 एटम्स आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे Cl के कितने एटम्स थे? 2 एटम्स थे। तो मतलब एटम क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो ये एटम कहाँ से आया हुआ? सराउंडिंग्स में से। इसी तरीके से अमोनिया, यहाँ पे मैंने एक ली थी, यहाँ पे कितनी हो गई है? 6 हो गई। मतलब 5 अमोनिया यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या हो गई है बेटा? अटैच हो गई है। तो जब ये उसने ये देखा तो व्हेन COCl3 6NH3, जब इसको प्रेसिपिटेट किया गया किसके साथ बेटा? AgNO3 के साथ, तो 3 मोल हमारे पास क्या निकला? AgCl। कि यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgNO3, 3 मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव हो गया एंड 3 मोल्स ऑफ NO3 नेगेटिव हो गया। तो 3 Ag पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना गए? 3 मोल्स ऑफ AgCl। दिस शोज दैट 3 क्लोराइड आयंस आर नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद कोबाल्ट। और इससे हमें पता चला कि ये जो 3 क्लोरीन आयंस है ये डायरेक्टली कोबाल्ट के साथ बॉन्डेड नहीं है। कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड में कौन है? NH3। क्लियर है बेटा? और ये जो Cl3 है ये क्या हो गया? आयनाइज हो गया। तो दैट इज व्हाई इट वाज प्रेसिपिटेटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। इसलिए इसको किससे के साथ प्रेसिपिटेट किया गया था? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। which gave him the idea about the primary and secondary valencies, जिसके कारण उन्हें किस चीज के बारे में पता चला? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो एंड अकॉर्डिंग टू ही पोस्टुलेटेड हिज थ्योरी, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या प्रोवाइड करी बेटा? अपनी थ्योरी प्रोवाइड की। तो वर्नर्स थ्योरी के अंदर क्या था? कुछ पोस्टुलेट्स थे। मेन पोस्टुलेट्स क्या थे बेटा? सबसे पहला पोस्टुलेट, मेटल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। मेटल, जो मेटल कौन सा बेटा? सेंट्रल मेटल एटम। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो एक ही वैलेंसी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। वो कितनी वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है? 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसमें पहली वैलेंसी कौन सी होती है? प्राइमरी वैलेंसी। और एक और वैलेंसी होती है बेटा कौन सी? सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है? प्राइमरी वैलेंसी के साथ कुछ लिगेंड्स कंबाइन होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के साथ भी कुछ लिगेंड्स कंबाइन होते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बात करें हम प्राइमरी वैलेंसी की, तो प्राइमरी वैलेंसी हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगी? ऑक्सीडेशन स्टेट की। दैट मींस उसके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी आपको मॉलिक्यूल दिखाया था COCl3 NH3, और साथ में NH3 कितने आ रहे थे बेटा? 6 आ रहे थे। तो यहाँ पे ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी है, Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। तो 3 Cl पे -3, तो कोबाल्ट पे कितना आएगा? +3। तो ये जो +3 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट आई किसके कारण आई बेटा? प्राइमरी वैलेंसी के कारण। तो प्राइमरी वैलेंसी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है? कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को।
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू अ सेंट्रल मेटल एटम। जो आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कि उसके साथ कितने कोऑर्डिनेशंस, कितने लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो NH3 है, कितने लिगेंड्स अटैच है? 6 अटैच है, तो इसको कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है? सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास कौन सी है? NH3 है, तो NH3 के बाहर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो ये क्या बताएगा हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। Cl क्या है? प्राइमरी वैलेंसी, हमें क्या बताएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। क्लियर है? आफ्टर दैट थर्ड जो थिंग है बेटा वो है प्राइमरी वैलेंसीज वेरिएबल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल, वेरी करती है अलग अलग चीजों, अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम में। वेयर सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड, लेकिन जबकि आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज है बताने में हेल्प करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर से हम क्या चीज डिटरमाइन करते हैं? ज्योमेट्री। क्या चीज डिटरमाइन करते हैं बेटा? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और वी कैन से पॉलीहेड्रल ऑफ द मॉलिक्यूल। पॉलीहेड्रल का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री होता है कि किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो मेटल स्टेबलाइज ऑल इट्स वैकेंसीज। तो मेटल जो है वो अपनी सभी वैलेंसीज को क्या कर देता है? स्टेबलाइज कर देता है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे अब आपके पास क्या है? डिपेंडिंग अपॉन दिस वेरी थ्योरी वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाज एक्सप्लेन। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुआ वो हुआ COCl3 और NH3 का। कि कोबाल्ट के अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 3 एटम्स तो इसके ले ले और 6 एटम इसके ले ले। 9 एटम के साथ बॉन्ड बना रखी है। तो 9 एटम्स के साथ बॉन्ड तो बना रखी है, लेकिन उनमें से मेन कितने हैं? 6 एटम्स है। क्लियर है? तो ये आपके पास 6 बॉन्ड्स है। ज्योमेट्री कैसी आएगी बेटा? यहाँ पे आपके पास क्या है? एक तो स्क्वायर बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। वेरी गुड। ये आपके पास स्क्वायर बन गया, और ये एक बाहर है और एक ये यहाँ पे है, तो ये कैसी ज्योमेट्री आ रही है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है। और यहाँ पे ये 3 क्लोरीन एटम क्या है? कंबाइंड है ड्यू फॉर देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो क्लोरीन इज इट्स प्राइमरी वैलेंसी एंड NH3 इज इट्स सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी? NH3 थी। NH3 ने क्या बताया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6। 6 का मतलब क्या होगा? sp3d2। sp3d2 ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सेकेंडरी वैलेंसी ने क्या बताया? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ने क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया? ज्योमेट्री ऑफ अ कंपाउंड। क्लियर है बेटा? आफ्टर दैट वी हैव सेकेंड कंपाउंड दैट इज COCl3 NH3 5। तो सेकेंडरी वैलेंसी की कितनी कंपाउंड्स हैं? 5 है। कितने बेटा? 5। तो 5 हमारे पास क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। 3 और 1 4 और 1 5। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री इसकी भी ऑक्टाहेड्रल होगी। वेरी गुड बेटा। ये मतलब अभी पढ़ी नहीं हुई है। चलो हम इसको कंसिडर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपने इसको 11th क्लास में पढ़ा था। तो ध्यान से देखो बेटा, sp3 sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। dsp2 या फिर sp2d, इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो होती है स्क्वायर प्लेनर। sp3d की होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। sp3d2 की होती है ऑक्टाहेड्रल। अगर d2sp3 है तो भी उसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? सेम थिंग है। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास sp3d ज्योमेट्री आ रही है, बताओ क्या होगा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। आफ्टर दैट वी हैव COCl3 NH3 4। तो COCl3 NH3 4 पर सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है? NH3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री क्या आएगी? सबसे पहले किसके अंदर फिल होगा बेटा? S के अंदर फिल होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? S आ गया। उसके बाद क्या होगा बेटा? P पे sp3 होगी। क्लियर है? sp3 होगी। ये इसकी क्या होगी हमारे पास? क्या तो टेट्राहेड्रल या फिर क्या आएगी बेटा? स्क्वायर प्लेनर, बिकॉज एक लोन पेयर भी आएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन रहा है? एक स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। क्लियर है?
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन सकती है। तो यहाँ पे आपके पास COCl3 NH3 4 का हमारे पास क्या आ गया है, एक स्ट्रक्चर आ गया है। आफ्टर दैट प्लीज नोट द डार्क लाइन शोज आयनाइजेबल पार्ट। ये जो डार्क लाइंस आ रही है ना, ये जो डार्क लाइंस आ रही है, इस डार्क लाइंस का मतलब क्या है कि ये आयनाइज हो सकता है। आयनाइज का मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो ये वाला क्लोरीन आयन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये यहाँ से भी क्लोरीन आयन क्या हो सकता है, बाहर। यहाँ से भी क्लोरीन आयन क्या हो सकता है, बाहर। तो दिस डार्क लाइंस शोज द आयनाइजेबल पार्ट। आ गया समझ में। और ये जो लाइट लाइंस है बेटा, लाइट लाइन शोज द नॉन आयनाइजेबल पार्ट। लाइट लाइंस का मतलब है कि आप जब इस CONH3 4 को डालोगे Cl3 को, तो ये यहाँ पे जब आप इसको अंदर डालोगे तो ये जो क्लोरीन आयंस है ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा CONH3 ऑल 4। आ गया समझ में। तो ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा है, नॉन आयनाइजेबल। और ये वाला जो पार्ट था ये कौन सा था, आयनाइजेबल। आयनाइजेबल पार्ट को किससे रिप्रेजेंट किया, डार्क लाइन से, और नॉन आयनाइजेबल को लाइट लाइन से। आ गया बेटा समझ में। आफ्टर दैट लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, कि सर इस वर्नर्स थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या आई। तो ही वाज एबल टू एक्सप्लेन मैनी फैक्ट्स, उन्होंने बहुत से फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट फेल टू गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो ये बताने के लिए फेल हो गए, इसके बारे में इन्होंने किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ही हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या कर पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्या बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो उनका क्या सर, तो व्हाई द कोऑर्डिनेशन एंटिटी है स्पेशल ज्योमेट्री, क्यों जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी की एक स्पेशल ज्योमेट्री होती है, क्यों कॉम्प्लेक्स एक स्पेशल ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं कर पाए। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारे पास एक न्यू थ्योरी आई, दैट इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम VBT भी कहते हैं। एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड अ क्वेश्चन of 4 to 5 marks on VBT। VBT के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा बेटा तो 4 to 5 मार्क्स का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर हमें 4 चीजें बतानी होगी किसी भी एक कॉम्प्लेक्स के बारे में। क्लियर है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ध्यान से देखो, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी सर, पॉलिंग ने दी थी। कौन से ईयर में दी थी, 1931। तो ही प्रपोज द आइडिया ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, जिस आइडिया के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम अपने लोन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या करने के लिए सर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। कि अभी हमने देखा था जैसे NH3 का आपको स्ट्रक्चर पता है, NH3 कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, NH3 के अंदर 3 बॉन्ड बनानी है, तो 3 बॉन्ड कितने एंगल पे बनेगी, 120 डिग्री पे। तो ये हमारे पास कितनी बॉन्ड्स आ गई, 3 बॉन्ड्स। लेकिन क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, नहीं सर। क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो वहां पे पोलिंग साहब ने क्या कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बनाएगा तो किससे बना लेगा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 में से 3 के साथ तो क्या बना रखी है बेटा, बॉन्ड बना रखी है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं, लोन पेयर। तो वो इस लोन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, कौन सी बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ सर्टेन एलिमेंट्स बना पाते हैं, बाकी एलिमेंट्स नहीं बना पाते। ये किसने कहा था, वर्नर साहब ने। तो वर्नर साहब की वो क्या थी लिमिटेशन, जिसको प्रूव किसने किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। आ गया समझ में। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकर ड्यू टू ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। बॉन्डिंग जो होती है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वो किस कारण होती है, ड्यू टू ओवरलैप। ओवरलैप भी किसके, ऑर्बिटल्स के। किसके ऑर्बिटल्स के, लिगेंड के ऑर्बिटल्स के। किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स के साथ। तो मतलब ना हमारे पास बॉन्ड जो बनेगी, वो बॉन्ड किससे बनेगी, ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग किसकी होगी, ऑर्बिटल्स की। किन ऑर्बिटल्स की, एक तो सर लिगेंड के ऑर्बिटल्स की, और एक सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स की। इन दोनों की क्या होगी, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से बनने वाली जो बॉन्ड होगी, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आ गया समझ में। विद वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और वो भी कौन से ऑर्बिटल होने चाहिए सेंट्रल मेटल एटम के भी, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट का मतलब क्या होगा बेटा, खाली, जो खाली ऑर्बिटल्स होंगे।
आ गया समझ में? तो मैं आपको बेसिकली एक आइडिया बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ना थोड़ा सा समझ नहीं आता है बच्चों को, मैं पहले भी बता रहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। तो हमें करना क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा और एक क्या होगा, लिगेंड होगा। तो बनेगी क्या, बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनेगी बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी। किसके बीच में बनेगी, लिगेंड के बीच में और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, किसके साथ, लिगेंड के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के साथ, लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ। तो हमारे पास एक तो लिगेंड के ऑर्बिटल्स है और एक सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स है, दोनों की क्या करवा देंगे, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगी दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आ गया समझ में? अब से ये जो सर ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये ओवरलैपिंग लिगेंड के तो क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स। जबकि जो आपके बेटा सेंट्रल मेटल एटम है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल्स। आई बात समझ में? तो द ओवरलैपिंग of vacant orbitals of central metal atom and the lone pair orbitals of ligand will overlap to each other and form a coordinate bond. आ गया समझ में? That was the basic idea of valence bond theory. So see here, all the vacant d orbitals have same energy. जितने भी vacant d orbitals होते हैं, vacant d orbitals का मतलब वो d orbitals जो क्या है, खाली है, उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है। बट द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, लेकिन जो डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल्स की वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है जब लिगेंड क्या करता है, अप्रोच करता है। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि ये वैकेंट रहना चाहता है, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसके अंदर क्या फिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ में? अभी धीरे धीरे अभी हम एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पूरी इमेज। तो ध्यान से देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज कंसिडरेबल व्हाइल ड्राइंग पॉलीहेड्रल, और जब हम पॉलीहेड्रल को ड्रॉ करेंगे तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को। तो मेटल आयंस प्रेजेंट इन लिगेंड्स ऑफ कैन यूज देयर, तो जो मेटल आयंस है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड अप्रोच करेंगे कैन यूज देयर n-d1 ns और np और ns np nd, तो इन ऑर्बिटल्स को वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इफ द इनर d ऑर्बिटल इज यूज्ड, अगर इनर d ऑर्बिटल को यूज किया गया है देन द कॉम्प्लेक्स इज रिगार्डेड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल को कंसीडर किया गया है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्लियर है? मैंने आपको अभी भी बताया 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे कि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो। क्या बता दो, हाइब्रिडाइजेशन। या फिर हाइब्रिडाइजेशन सेकंड नंबर पे पूछ सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या पूछ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर है? तो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया FeCO5, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम बताओ क्या है, Fe है, और लिगेंड क्या है, CO है। तो सेंट्रल मेटल एटम का सबसे पहले क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या पूछ लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलेगा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का हम क्या पूछ लेंगे, स्ट्रक्चर। तो आपने स्ट्रक्चर भी बना दिया, एक नंबर इसका आ गया। फिर ये पूछेंगे कि जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो इनर है या फिर आउटर है। और उसके बाद जो लास्ट चीज पूछेंगे बेटा वो पूछेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डाईमैग्नेटिक है। क्लियर? और वो सारी चीजें इन चीजों से ही आनी है, इस कंपाउंड से आएंगी ये पांचों चीजें, और कैसे आएंगी वो हम अब कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, आफ्टर दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, द लिगेंड्स डिसाइड विच ऑर्बिटल्स, तो लिगेंड डिसाइड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं उनको यूज किया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री इज डिसाइडेड, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या डिसाइड कर लेंगे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइज आई तो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। dsp2 आई तो स्क्वायर प्लेनर। sp3dt आई तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास एक एग्जांपल है। अच्छा, फॉर एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, अगर हमें उसकी शेप का पता लगाना है किसका यूज करके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, तो हम फॉलोइंग स्टेप्स, इन स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल, मेटल के अंदर से क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन्स,
एंड फॉर्म इट द आयन, क्या बनाएंगे इसका आयन बनाएंगे। जैसे Na है तो Na के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और आयन बनाया कौन सा Na पॉजिटिव। Mg है, Mg के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, क्या बनाया Mg2 पॉजिटिव। क्लियर है, तो पहले तो आयन बना लेंगे। सेकंड जो स्टेप करेंगे वो करेंगे रीअरेंज द मेटल इलेक्ट्रॉन्स इफ नेसेसरी, उनके मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज कर लेंगे अगर नेसेसरी हुआ तो। फिर थर्ड चीज क्या लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद हम क्या करवा देंगे ओवरलैपिंग, किसकी बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मेटल और लिगेंड के साथ। तो ध्यान से देखो हमारे पास एक एग्जांपल है CONH3 होल रेज टू द पावर 6 3 पॉजिटिव। NH3 पे चार्ज बताओ कितना है, NH3 पे कितना चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो 6 NH3 पे कितना होगा, जीरो ही होगा सर। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज आया बेटा 3 पॉजिटिव। क्लियर है, तो सबसे पहले ना कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, सबसे पहले क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अच्छा देखो यहाँ पे 2 2 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 के बाद डी में कितने आते हैं 10 आते हैं, तो 18 और 10 कितने हो गए 28। तो यहाँ पे कितने आएंगे 9 आएंगे। ठीक है, तो 3p6 3d 9। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अच्छा यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स किस में जंप करेंगे 4s के अंदर जंप करेंगे दैट इज 2। क्लियर है, यहाँ पे 7 आएगा। वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाएगा ना, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो कर रहा है +3। ये मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर करवाया था कि कोबाल्ट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसके अंदर सबसे मेजरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3। तो यहाँ पे आर्गन 18 3d7 और 4s 2। जब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा CO3 पॉजिटिव का, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बाहर करना है। ये तो किसका है बेटा कोबाल्ट का है ना, लिखना किसका है CO3 पॉजिटिव का। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में से जाएंगे 4s में से, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा d में से। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3d6 और 4s में कितना आ गया बेटा 0। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये तो हमने ये लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला स्टेप हो गया ना। सेकंड स्टेप बताओ क्या था हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो CO3 पॉजिटिव का लिख रहा हूं मैं। तो सबसे पहले क्या है बेटा 3p है, 3p है क्या 3d है 3d 3d के बाद बताओ क्या आएगा 4s 4s के कितने ऑर्बिटल आएंगे एक ही आएगा सर, और 4p में कितने आएंगे बेटा 3 आएंगे। क्लियर है, तो अब ध्यान से देखो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। ये बात आ गई ऐसा नहीं आई समझ में आ गई सर। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ना सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देनी है। क्या कर देनी है पेयरिंग। तो जब हम पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे 3D में बताओ कितने आएंगे 1 2 तो पहले से ही थे। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा 2 आ गया पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा, इसका भी पेयर आ गया। तो ये दोनों क्या हो गए खाली हो गए। एक क्या खाली हो गया 4s खाली हो गया, और क्या खाली हो गया 4p खाली हो गया। ये बात आई है नहीं आई समझ में आ गई सर। तो अब यहाँ पे 3D वाले तो फिल हो गए, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 तो D के बचे हुए हैं, 2 तो D के बचे हुए तो क्या आ गया D2 आ गया। एक किसका बचा हुआ है S का, क्या आ गया S आ गया, और 3 किसके बचे हुए हैं P के, तो 3 क्या आ गए बेटा P आ गया समझ में। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई D2sp3। समझ आया नहीं आया कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो ये हमने सेकंड स्टेप क्लियर कर लिया। थर्ड स्टेप बताओ क्या था ज्योमेट्री। तो D2sp3 की ज्योमेट्री बता दो फटाफट क्या आएगी ऑक्टाहेड्रल। क्या आएगी बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है 6 एटम्स लगे होंगे, 4 तो स्क्वायर के अंदर और 2 ऊपर और नीचे। कोई दिक्कत नहीं है सर। चौथी चीज जो हमें करनी है वो करनी है ओवरलैपिंग। क्या करनी है ओवरलैपिंग। किसकी ओवरलैपिंग होगी लिगेंड्स की। किसकी ओवरलैपिंग होगी लिगेंड्स की, किसके साथ वैकेंट ऑर्बिटल्स या फिर फील्ड ऑर्बिटल्स वैकेंट ऑर्बिटल्स। वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन से हैं ये वाले हैं क्या नहीं सर, कौन से वाले हैं इनसे आगे वाले हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 एटम्स है। तो अच्छा NH3 पे बताओ लोन पेयर कितना है लोन पेयर एक लोन पेयर होता है क्या
3 लोन पेयर रहेंगे, 3 लोन पेयर रहेंगे ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, 3 के साथ बॉन्ड बना रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स में 3 पेयर बन जाएंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स में कितने पेयर बन जाएंगे 3 पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स में कितने पेयर बनेंगे 1 पेयर। तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया किसका, एक NH3 का। दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया किसका, दूसरे NH3 का। तीसरा किसका आएगा, तीसरे NH3 का। टोटल कितने NH3 आएंगे, 6 NH3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा, 6 NH3 आ जाएंगे। 3 NH3 यहाँ पे आ गए, एक ये रहा 4 और एक 5 और एक 6। मतलब कोबाल्ट के साथ कितने NH3 लगेंगे, 6 NH3। कोई दिक्कत है क्या इसमें, आ गया समझ में। अच्छा अब मेरे को ना ये बता दो कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देखो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स थे, कितने थे 5। 5 में से NH3 ने ओवरलैपिंग करी 2 ऑर्बिटल्स के साथ जो क्या थे, अंदर थे। क्या थे बेटा, अंदर थे। टोटल 5 थे ना, 5 में से 3 की तो कंप्लीट पेयरिंग होगी और 2 क्या थे बेटा, अंदर थे। उनके साथ क्या कर ली, NH3 ने ओवरलैपिंग कर ली। तो इनर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करिए तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर वालों के साथ करता तो कौन सा होता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन सी चीज थी, पांचवी चीज। ये देखो बेटा अभी अभी बताया मैंने, डी ऑर्बिटल्स कौन से यूज किए। तो डी ऑर्बिटल कितने थे 5, तो 3 तो कंप्लीट हो गए, 2 खाली बचे हैं ना। अब ये 2 खाली बचे हुए, ये तो अंदर ही है ना, इस डी के अंदर ही है। हाँ तो 2 के अंदर ही है ना, 5 होते हैं टोटल, तो इनर वाले यूज हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता 4D, क्या लिखता, और 4D वाला यूज हो रहा होता तो ये कौन सा होता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये वाले तो यूज किए ही नहीं। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। तो हमने एक स्ट्रक्चर किया अभी अभी, कंपाउंड किया CONH3 और कितने आए बेटा 6। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या चीज निकाली बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। CO3 पॉजिटिव का कितना आया था 3D 6, 4S 0, 4P 0। फिर सेकंड थिंग हमने क्या निकाली, हाइब्रिडाइजेशन, क्या ही D2sp3। तीसरी चीज क्या निकाली, ज्योमेट्री, क्या ही बेटा ऑक्टाहेड्रल। चौथी चीज क्या निकाली बेटा, हाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग। टोटल कितने लिगेंड्स आएंगे, 6 लिगेंड्स आएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना 6। अच्छा उसके बाद ई चीज जो हमने पांचवी चीज जो निकाली वो कौन सी निकाली, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था। आ गया समझ में। ये 5 चीजें बतानी आएंगी, स्ट्रक्चर बनाना आएगा, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा 5 मार्क्स का। क्लियर है। कल हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने ये लेक्चर काफी जल्दी किया था ताकि इस एग्जाम्पल को समझ सके, तो फटाफट से रिवीजन लेंगे इस लेक्चर की। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, वर्नर थ्योरी क्या बताने में फेल हो गई थी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सिर्फ सर्टेन एलिमेंट्स बनाते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, और वो नहीं बना पा रहे तो कैसे बनाएंगे। इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे किसके साथ, लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ, और क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन से क्या आएगी बेटा, ज्योमेट्री आएगी। और जो मेटल आयंस हैं उनमें कौन से ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, डी, एस और पी। क्लियर है। इधर देखो n-1d NsNp लिख रखा है, जैसे हमने अभी निकाला ना 4s 4p, लेकिन यहाँ पे d कौन सा आ रहा था, 3 आ रहा था। तो ये क्या बन गया ns np, लेकिन n में से एक क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, और क्या बन गया d। आ गया समझ में। इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर डी ऑर्बिटल होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लिगेंड डिसाइड करेगा क्या, ज्योमेट्री। क्लियर है। आफ्टर दैट कुछ ज्योमेट्रीज देख ली थी हमने, एंड उसके बाद हमने क्या किया बेटा, एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, आयन में।
आयन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, मेटल को रीअरेंज करेंगे, जैसे हमने तीनों ऑर्बिटल को इधर ले आए थे, तीनों इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, किसकी, मेटल की और लिगेंड की। एंड ऐसा करके हम क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट इसके इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। अभी एक चीज रह गई है इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो मस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछी जाती है, और मैंने बताया भी था, अभी आप भूल गए होंगे शायद। जो लास्ट चीज है वो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या फिर डाईमैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर है? सो ये हम कवर करेंगे इन अवर टुमारोज क्लास। कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम एग्जांपल्स करेंगे बेटा वीबीटी के ऊपर। आपका होमवर्क आपको अभी करके आने हैं, एंड लिमिटेशंस करेंगे वीबीटी की। वीबीटी के अंदर क्या आई थी, कुछ लिमिटेशंस आई थी, जिसको कवर किसने किया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ने, दैट इज नोन एज CFST। क्लियर है? yes, तो इन तीनों चीजों को हम कल कवर करेंगे। सो इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करके आने हैं, जितने एग्जांपल्स आप ट्राई कर सको, दैट इज द बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।